कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे होम रूलिंग आंदोलन। इस टॉपिक से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। होम रूलिंग मतलब होम मतलब खुद का, रूल मतलब शासन, लीग मतलब एक ऐसी लीग जो क्या कहना चाहती है कि हमारा शासन किसका शासन होना चाहिए, अपना शासन, खुद का शासन होना चाहिए। तो ये इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। होम रूलिंग आंदोलन तो ये हमारे 1916 से शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। होम रूलिंग आंदोलन या होम रूलिंग मूवमेंट भारतीय स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन के भीतर भारत को स्वशासन दिलाना। जैसा कि और भी राष्ट्र थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा था, तो हमारे ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने क्या है ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर स्वशासन प्राप्त कर लिया था। आयरलैंड था, तो उत्तरी आयरलैंड तो आज भी यूके का पार्ट है, लेकिन जो हमारा दक्षिणी आयरलैंड है जिसको वास्तविक आयरलैंड कहते हैं, तो वह यूके के अंदर क्या है जो स्वशासन प्राप्त कर चुका था। तो इस आंदोलन का उद्देश्य भी यही था कि ब्रिटिश शासन के भीतर भारत को स्वशासन मिले। इस आंदोलन का नेतृत्व हमारे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। इस आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन 1916 में शुरू हुआ और इसे भारत में स्वशासन मतलब सेल्फ रूल की मांग की को एक नई दिशा देने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन के दौरान भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष तेज हुआ। क्या इस जब ये आंदोलन चला तो इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो असंतोष था वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया। अब शुरुआत की बात करते हैं इस आंदोलन की कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। होम रूलिंग आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति, पहली चीज़ आती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के बाद भारतीय में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ चुका था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिससे ब्रिटिश सरकार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने में लगी हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कैसी स्थिति चल रही थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थी। ब्रिटिश सरकार क्या थी, भारतीयों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस का नेतृत्व उस समय नरमपंथियों के हाथ में था। क्या कांग्रेस का नेतृत्व उस समय नरमपंथियों के हाथ में था, जिससे क्रांतिकारी और गर्मपंथी कार्यकर्ताओं को कोई बड़ा मंच नहीं मिल पा रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व उस समय किसके हाथ में था, नरमपंथियों के हाथ में था, जिससे क्रांतिकारियों और गर्मपंथी कार्यकर्ताओं को कोई बड़ा मंच हाथ नहीं लग पा रहा था, जिससे वे अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते थे। अब आता है हमारा आयरिश होम रूलिंग आंदोलन से प्रेरणा। आयरलैंड में होम रूलिंग मूवमेंट चल रहा था, जिससे भारत के नेताओं को प्रेरणा मिली। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट खुद आयरलैंड से थी, इसलिए इस चीज़ को क्या कहते हैं प्रेरणा मिलती है वहाँ से। इसने भारतीय नेताओं को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर आयरलैंड स्वशासन की मांग कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। क्या इसने मजबूर किया क्या कि अगर आयरलैंड स्वशासन की मांग कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। अब बात करें होम रूलिंग आंदोलन का नेतृत्व और संस्थापक। होम रूलिंग आंदोलन का नेतृत्व संस्थापक की बात करें तो एक तो हमारे बाल गंगाधर तिलक की होम रूलिंग थी और एक हमारे एनी बेसेंट की होम रूलिंग थी। दोनों की होम रूलिंग अलग अलग थी। बात करें तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पश्चिम भारत में होम रूलिंग की स्थापना की। कहाँ? पश्चिमी भारत में होम रूलिंग की स्थापना की। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेलगांव में था। क्या कर्नाटक के बेलगांव में इसका मुख्यालय बनाया गया। आपको ये तो पता है बेलगांव महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक विवादास्पद एरिया है। तो कर्नाटक वाले तो कहते हैं बेलगांव हमारा है, और वैसे बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक में ही है, लेकिन महाराष्ट्र भी इस पे दावा करता है। क्यों? क्योंकि इसमें 50% से अधिक लोग मराठी बोलने वाले हैं बेलगांव में, इसलिए। बात करें इसके अध्यक्ष की तो होम रूलिंग का जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूलिंग था उसके अध्यक्ष हमारे जोफ बैप्टिस्ट था, इसको बनाया गया। और कौन कौन से नेता थे इसके? एनसी केलकर। क्षेत्रों की बात करें तो निम्न क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूलिंग चलाया। कौन कौन से एरिया थे जो बाल गंगाधर तिलक के होम रूलिंग के? एक तो महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में कौन सा एरिया? बॉम्बे नहीं था। महाराष्ट्र में चलाया गया बॉम्बे को छोड़ के। कर्नाटक में मध्य प्रांत जो वर्तमान का मध्य प्रदेश है, बरार, तो ये हमारा तेलंगाना वाला एरिया है। तो इस तरह से ये मध्य भारत का पूरा एरिया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार। महाराष्ट्र में भी बॉम्बे नहीं था।
अब इसी के दौरान भारत तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेके रहूँगा। क्यों? क्योंकि ये होम रूलिंग एक तरह स्वराज को प्राप्त करने का एक तरीका था और इसीलिए कहा गया तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो उन्होंने अनेक रचनात्मक कार्यक्रम किए इस दौरान। क्या? बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम चलाए, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, छुआछूत निवारण के लिए कार्य किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। बाल गंगाधर तिलक ने स्थानीय मांगों को होम रूलिंग से जोड़ने का काम भी किया। मतलब हर बात को उन्होंने होम रूलिंग से जोड़ने की कोशिश की ताकि वो उसके साथ वो भी पूरी हो। बाल गंगाधर तिलक ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। क्या? बाल गंगाधर तिलक ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की कि मराठी के लिए महाराष्ट्र, गुजराती के लिए गुजरात, तमिल के लिए तमिल, क्या कहते हैं, तमिलनाडु। तो इस तरह भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। आप इसको बाद में भी देखेंगे जब राज्यों का पुनर्गठन होगा 1956 का, तब भी इसी के आधार पर देखेंगे कि भाषा के आधार पर पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने राज्यों के गठन की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की मांग की थी कि मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बात करें आगे, हमारे गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था थी हमारे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इनके सदस्यों को बाल गंगाधर तिलक की होम रूलिंग में शामिल नहीं किया जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले की जो संस्था थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इनके जो सदस्य होते थे इनको बाल गंगाधर तिलक की होम रूलिंग में शामिल नहीं किया जाता था। अब हम बात करेंगे एनी बेसेंट की होम रूलिंग की। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने दक्षिण और पूर्वी भारत में, कहाँ? दक्षिण और पूर्वी भारत में, मतलब बाल गंगाधर तिलक के जो होम रूलिंग के क्षेत्र को छोड़ के पूरे भारत में अपना होम रूलिंग की स्थापना की। इसका मुख्यालय अडियार, महाराष्ट्र, वर्तमान में जिसे हम क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं, वहाँ पे था। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, एनी बेसेंट के होम रूलिंग के अध्यक्ष खुद स्वयं एनी बेसेंट ही थी। सचिव की बात करते हैं, एनी बेसेंट के होम रूलिंग का सचिव कौन था? जॉर्ज अरुंडेल। कौन? जॉर्ज अरुंडेल हमारे इनके सचिव थे। अन्य सदस्य की बात करें तो एनी बेसेंट के होम रूलिंग के सदस्य और कौन कौन थे? ये थे हमारे वीपी वाडिया, रामास्वामी अय्यर, ये हमारे अन्य सदस्य थे। बाद में क्या है, हमारे जवाहरलाल नेहरू, उस समय तो बहुत जवान हुआ करते थे, तो जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब एनी बेसेंट के साथ होम रूलिंग में शामिल हो गए थे। एनी बेसेंट ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन से स्वशासन की मांग के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। अब बात करें होम रूलिंग के आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। होम रूलिंग आंदोलन के उद्देश्य की बात करें तो भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन की मांग करना या स्वशासन प्राप्त करना पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य भारतीय में राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक करना। क्या? भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक करना। ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बनाना। क्या? ब्रिटिश सरकार पर क्या करना था? संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बनाना था। फिर भारतीयों को राजनीतिक चेतना, स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रति शिक्षित करना था। क्या? भारतीयों को राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रति शिक्षित करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करना था। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करना था। फिर होम रूलिंग आंदोलन के कार्य और प्रभाव की बात करें। होम रूलिंग आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से प्रभाव पड़े। पहले हमारे प्रचार और संगठन की बात करें तो होम रूलिंग ने पूरे भारत में सभाएं, लेख और पत्र पत्रिकाएं और जनसभाएं आयोजित की। तिलक और एनी बेसेंट ने अखबारों के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाया। जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र थे, केसरी और मराठा। केसरी तो हमारे मराठी में था और मराठा अंग्रेजी भाषा में था। तो हमारे बाल गंगाधर तिलक के तो ये अखबार थे। और एनी बेसेंट के अखबार कौन कौन से थे? एनी बेसेंट के अखबार थे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। क्या? एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे हमारे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इनके माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर बाल गंगाधर तिलक की कुछ किताबें थी, जैसे गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, टेनेट्स ऑफ न्यू पार्टी, ये हमारी पुस्तकें थी। तो हजारों लोगों ने लीग की सदस्यता ली, जिससे यह आंदोलन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, पूरे भारत में फैल गया। इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? ब्रिटिश सरकार ने होम रूलिंग आंदोलन को दबाने के लिए कई कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? होम रूलिंग आंदोलन था, इसको दबाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश फैल गया।
या 1917 में क्या हुआ, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूरे देश में ब्रिटिश सरकार शासन के खिलाफ आक्रोश फैल गया। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में हमारे जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ, सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। भारतीय जनता नेताओं के भारी विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार को एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ा। क्या करना पड़ा, ब्रिटिश सरकार को एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता नेताओं का भारी विरोध था। एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समर्थन। 1916 में लखनऊ समझौते के दौरान, क्या 1916 में लखनऊ समझौते के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया। इससे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। बात करें हमारे होम रूल आंदोलन की समाप्ति किस प्रकार हुई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुधारों की जब घोषणा की गई, मतलब ब्रिटिश सरकारों के द्वारा सुधारों की घोषणा की गई, तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसे हम अगस्त घोषणा भी कहते हैं, ये की। मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा, अगस्त डिक्लेरेशन का, जिससे में भविष्य में भारतीयों को क्रमिक रूप से स्वशासन का अधिकार, मतलब राइट टू ऑफ सेल्फ गवर्नेंस का वादा किया गया। इस घोषणा के बाद होम रूल की गति धीरे धीरे धीमी हो गई, ये आराम आराम से चलने लगा। कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथियों का एक हो गए, मतलब लखनऊ समझौता हुआ उसमें 1917 में कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी नेता एकजुट हो गए। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को कांग्रेस में अधिक समर्थन मिलने लग गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। महात्मा गांधी का उभरना, तो 1919 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिससे होम रूल की भूमिका कम हो गई। महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को अधिक समर्थन मिलने लगा और होम रूल धीरे धीरे समाप्त हो गया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन था, इसको ज़्यादा समर्थन मिलने लग गया। अब बात करें हमारे होम रूल आंदोलन का महत्व और प्रभाव। होम रूल आंदोलन का क्या महत्व था, प्रभाव था? तो भारतीय राजनीति में इससे परिवर्तन आया। क्या? पहली बार भारतीय जनता ने स्वशासन की मांग को संगठित रूप से उठाया था। इस आंदोलन के कारण भारतीय नेताओं में, राजनीति में नए नेता और कार्यकर्ता उभरे थे। होम रूल आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक दशक की जो निष्क्रियता थी, इनएक्टिविटी थी, इसको तोड़ा। होम रूल आंदोलन पहला बड़ा जन आंदोलन था जो पूरे के पूरे देश में एक साथ फैला था। होम रूल आंदोलन में सभी वर्गों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। एनी बेसेंट एक महिला थी, तो इस कारण महिलाएं होम रूल से जुड़ने लगी, जिससे क्या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। लखनऊ समझौता और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें तो 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस मुस्लिम लीग एक साथ आए, जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती मिलती है। ब्रिटिश सरकार पर दबाव की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में स्वशासन की मांग को स्वीकार किया और 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी 1917 में। तो इस घोषणा में भारत के लिए स्वशासन की योजना प्रस्तुत की गई कि किस तरह से भारत को स्वशासन दिया जाएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव मजबूत हुई। कैसे? होम रूल आंदोलन ने स्वशासन की भावना को जन जन तक पहुंचाया। आने वाले जो असहयोग आंदोलन था 1919 से 22 तक और सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930, इसकी नींव भी इसी ने रखी। अब बात करें होम रूल आंदोलन में बहुत सारी कमियां भी थी, और वो क्या क्या कमियां थी। पहली, होम रूल आंदोलन शहरों तक सीमित था, गाँवों में नहीं फैला था। फिर गर्मपंथियों के मुकाबले होम रूल आंदोलन की स्वशासन की मांग कम थी। कि गर्मपंथियों के मुकाबले जो होम रूल आंदोलन की स्वशासन की मांग थी, ये कम थी। क्यों? क्योंकि गर्मपंथी 1906 से स्वराज की मांग कर रहे थे। फिर रचनात्मक कार्यक्रम सैद्धांतिक थे, उन्हें लागू नहीं किया जा रहा था। भाषा के आधार पर राज्य की मांग से क्या क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था। क्या? भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की जा रही थी, जिससे क्या क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था। होम रूल आंदोलन क्या हुआ? अंत में नेतृत्व विहीन हो गया और बिना किसी स्पष्ट परिणाम के समाप्त हो गया। निष्कर्ष के रूप में देखें तो होम रूल आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीयों को स्वशासन के लिए प्रेरित किया था। बाल गंगाधर तिलक और जो हमारी एनी बेसेंट थी, इन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीयता की जो भावना थी, इसको मजबूत किया था। क्या? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया।
इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास कराया क्या कि भारतीय अब स्वतंत्रता की दिशा में संगठित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। 1917 की जो मोंटेग्यू की घोषणा थी, इसी आंदोलन का महत्वपूर्ण परिणाम साबित हुई। होम रूलिंग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गांधी जी के नेतृत्व में एक नई दिशा भी प्रदान की। अब महत्वपूर्ण मुख्य बिंदुओं की बात करें इस आंदोलन के शॉर्ट में, तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। आंदोलन के मुख्य उद्देश्य, ये शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट में इसको देखें तो भारत के लिए ब्रिटिश शासन के लिए कि ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने मोंटेग्यू की घोषणा की, जिससे भारतीयों को भविष्य में स्वशासन का वादा मिला। अभी जब ये आंदोलन खत्म हो जाता है तो बाल गंगाधर तिलक वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए, क्योंकि वैलेंटाइन शिरोल की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था अनरेस्ट इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर अशांति। तो उन्होंने भारत के अंदर अशांति का जनक हमारे बाल गंगाधर तिलक को बताया था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक बताया था। तो इस बात के लिए उन पर, वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए, और वहीं 1 अगस्त 1920 को लंदन में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। कालांतर में बाद में गांधी जी ने होम रूलिंग का नाम बदल के स्वराज सभा रख दिया। यह आंदोलन आने वाले असहयोग आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनता है। और इस प्रकार होम रूलिंग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई चेतना और ऊर्जा भर दी, जिसने ब्रिटिश शासन को कमजोर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से आज हमने जो होम रूलिंग आंदोलन था इसके बारे में छोटी सी कोशिश की कि ज्ञान प्राप्त हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।